हेलो फेलोज। आज आपका बहुत बहुत वेलकम है कॉमन एंड अनकॉमन स्टैटिस्टिकल टूल्स की अंडरस्टैंडिंग में डेटा साइंस क्रेज चैनल पर। और यहाँ पर आज हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस बिगिनर्स इन पाइथन। अभी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे मशीन लर्निंग एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है कॉमन एंड अनकॉमन स्टैटिस्टिकल टूल्स की अंडरस्टैंडिंग टू परफॉर्म ईडीए। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल का मकसद है आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वो तमाम तर बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक वर्डिंग्स एक्सप्लेन करना जो आम तौर पर किसी भी जगह पर आपको कंबाइंड फॉर्मेट में नहीं मिलती। और इसी वजह से इस चैनल को क्रिएट किया गया है ताकि आपकी वो तमाम तर एम्बिग्विटीज जो आपकी दूर नहीं हो पा रही थी वो इस चैनल के थ्रू दूर हो सकें। अभी हम कोडिंग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर चल रहे हैं, लेकिन विद इन 2 or 3 वीडियोस यू विल सी द मेजर प्रोजेक्ट्स अबाउट मशीन लर्निंग एनालिटिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा कंटेंट ओवरव्यू क्या होगा। तो बेसिकली ये आपका जर्नी है कॉन्फिडेंस के साथ डेटा में डील करने के लिए। और ये जो तमाम लेआउट आप देख रहे हैं ये जुपिटर नोटबुक में बनाया गया है HTML कमांड्स को यूज करके और मार्कडाउन सेल में, जैसा कि आप ये सब देख रहे हैं। और ये तमाम तर एडिटिंग इस वजह से की गई है ताकि आप देख सकें कि फाइल के फॉर्मेट को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है इन जुपिटर नोटबुक। और आप पाइथन लैंग्वेज से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इनफैक्ट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपना कंटेंट ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम आज क्या सीखेंगे। तो हियर इज द लिस्ट जो हम आज सीखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल टूल्स होते क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, कौन से ऐसे अनकॉमन लेकिन बहुत ही अमेजिंग टूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे एनालिसिस को बहुत ही अच्छा बना देते हैं, और फिर एक समराइजेशन टेबल इन तमाम तर फाइंडिंग्स की बेसिस पर, और फिर मेरी एक फाइनल थॉट। तो अगर आपको अभी तक का ये सारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद बेहतरीन डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजीज की तरफ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। तो चलते हैं हम हमारी अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो here is the definition, what are statistical tools, के स्टेटिस्टिकल टूल्स होते क्या हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस में हमने स्टेटिस्टिकल टूल्स की बात की है। तो स्टेटिस्टिकल टूल्स की बात करना दरअसल ऐसे ही है जैसे हम मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करते हैं। तो स्टेटिस्टिकल टूल्स हमारे क्या मदद करते हैं कि हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 2 लाइंस में उसे एक बार फिर से आपके लिए समराइज करने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास जो स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द डेटा, द सिचुएशन, और फिर हमें एक मॉडल यानी एक फॉर्मूला या फंक्शन सजेस्ट करते हैं स्टेटिस्टिकल मॉडल्स। और फिर उन्हीं मॉडल्स के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस डेटा के बिलोंग करती हुई पॉपुलेशन के बारे में कि ये पॉपुलेशन हमें किस तरह के रिजल्ट्स देगी। तो विदाउट स्टेटिस्टिकल टूल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, मॉडलिंग ऑफ द डेटा and the prediction about that data is nearly impossible. So think of them lenses to see patterns. Basically statistical tools हमारे पास lenses हैं to see the patterns behind the data set. तो आज हम पहले टूल की तरफ अपनी शुरुआत करते हैं। तो पहला टूल है हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है द फर्स्ट ग्लांस, यानी पहली नजर। तो पहली नजर हमारे पास क्या है, यानी पहली नजर में डेटा हमें क्या बता रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यानी इन टूल्स की मदद से हम समराइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। पहली नजर में किसी चीज को बताना हो तो हम मुख्तसर बताते हैं और जैसा देखते हैं वैसा ही बताते हैं। इसीलिए
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए समराइज और डिस्क्राइब का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब ये हैं वो तमाम कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स जो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद इस सेशन में आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि बुनियादी तौर पर इन सब का ताल्लुक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से है और ये हमें मदद करते हैं डेटा को समराइज और डिस्क्राइब करने में। अब इनके क्या नाम है? मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, कोरिलेशन। यानी कि कितना स्ट्रांगली दो चीजें यानी दो कैरेक्टरिस्टिक जिनका डेटा हमारे पास मौजूद है वो आपस में रिलेटेड हैं। यहाँ एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम टर्म्स यूनिवेरिएट के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कोरिलेशन एक वाहिद टर्म है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान ही एग्जिस्ट करती है बाय द वेरी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। तो जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिनका भी स्टैटिस्टिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन खासी वैल्यूएबल रहेगी। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अगर दोबारा से हम एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका क्या मतलब है? दिस इज लाइक गेटिंग टू नो योर डेटा बिफोर डेटिंग इट। तो अपने डेटा को आजमाने से पहले ही आप उसके बारे में जानने की जो कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। खैर, ये तो मजाक की बात थी। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हम इसकी एक वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो फिर हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि मीन, मीडियन, मॉड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या है, जो कि मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर हम ये बताएंगे कि दीज टूल्स हेल्प समराइज एंड डिस्क्राइब योर डेटा, लेकिन इन विच एस्पेक्ट के मीन, मीडियन, मॉड शो करते हैं कि what is typical और most common in your data। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है? स्प्रेड आउट और वेरीड योर डेटा, यानी कि आपका जो डेटा है वो कितना, यानी उसमें जो आउटकम्स हैं आपके पास या जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास वो एक दूसरे से कितना दूर है। मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि जो आपका डेटा है उसमें लोएस्ट, हाईएस्ट और टोटल स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज क्या है। और फिर कोरिलेशन अगेन, कि जब आपने दो वेरिएबल्स को देखना है कि वो एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हैं, कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं, तो उस वक्त फिर हम कोरिलेशन को यूज करते हैं। तो चले अब आगे बढ़ते हैं सेकंड हमारे टूल की तरफ, जो हमें हमारे लिए बनाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसे इन्फेरेंस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इन्फेरेंस के वर्ड का तर्जमा देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का नतीजा निकालना। यानी अभी तो सिर्फ आप डिस्क्राइब कर रहे थे, तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब आपने कोई नतीजा निकालना है, यानी मेकिंग स्मार्ट गेसेस। और वो नतीजा इस तरह होना चाहिए कि वो बहुत ही स्मार्टली मूव करे। तो उसके लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उन टूल्स का नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि आपने मोस्टली सुना होगा टी टेस्ट के नाम से, काई स्क्वायर के नाम से, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और नोवा। यहाँ मैंने मोस्ट पॉपुलर वंस लिखे हैं, लेकिन आज के इस डॉक्यूमेंट में, आज के इस वीडियो में, इसको एंड तक देखिएगा, इसमें आपको और भी बेशुमार इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और एनोवा अगेन मल्टीपल ग्रुप्स के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें यूनिवेरिएट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को आप स्टडी कर रहे हैं तो वो भी डिस्कस होता है, उसे भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी हम इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम एक वन लाइनर स्टेटमेंट बनाना चाहें तो वो क्या होगी? यू डोंट नीड टू आस्क एवरीवन, यू लर्न फ्रॉम अ स्मार्ट सैंपल। यानी इसमें आपको जस्ट आपके पास सैंपल्स होंगे और वो सैंपल्स आपको हेल्प करेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मेट में, इन टेस्ट की हेल्प से स्मार्ट गेसेस परफॉर्म करने में। तो आए अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का वन लाइनर देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है। तो वन लाइनर हमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ये बताता है
कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या बताती है, इफ व्हाट यू सी इन अ सैंपल इज लाइकली ट्रू फॉर द होल ग्रुप, कि क्या जो बात हमने समझी है इस सैंपल से, क्या वो पूरे ग्रुप पर एप्लीकेबल हो रही है, ट्रूली उसके लिए पॉसिबल है या नहीं। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बताते हैं, ये बुनियादी तौर पर रेंज होते हैं और ये हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर ट्रू आंसर लाई कर रहा है, कहाँ पर वो फॉल्स है, और वो सारी ये बातें हमारे सैंपल के बेस पर की जाती हैं। देन अगेन एनोवा ये मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें एवरेजेस को मीनिंगफुली डिफरेंट तरीके से एनालाइज करके एनालिसिस को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है फॉर द सेक ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो लिहाजा ये अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और आपको ये लगता होगा कि शायद ये प्योरली मशीन लर्निंग टर्म है, लेकिन ये बात मैं आपको यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं कि मशीन लर्निंग स्टेटिस्टिकल टूल्स ही क्या एक ब्रांच है, जिसमें अगर आपके पास ऐसा डेटा मौजूद है जिसमें आपके पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है। मतलब ये कि वो आपके पास एक लेबल डेटा है और वो डेटा आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास ये इनपुट हो तो ये आउटपुट होगा। यानी अगर किसी कस्टमर का इस तरह का बैंक बैलेंस हो तो वो इस तरह की शॉपिंग करेगा, और अगर उसका बैंक बैलेंस इस तरह का हो तो वो इस तरह की चीजें नहीं खरीदेगा। और इस कैटेगरी में आपके पास जब आपको आंसर्स पता हो, यानी आपको आउटपुट पता हो, यानी आपको बिहेवियर्स पता हो एक डेटा के, तो उस सिचुएशन में आप जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स या टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहली जो चीज मोस्ट कॉमनली यूज होती है दैट इज नोन एज डिसीजन ट्री। यहाँ देखें एक प्यारा सा खूबसूरत सा ट्री भी बना हुआ है। और इसी तरह अब इसके लिए ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस टर्म है, जिसमें इफ एल्स लाइक ह्यूमन थिंकिंग जो है वो काम करती है। डिसीजन ट्री का मतलब ये होता है कि अगर ये चीज, ये ऑप्शन ट्रू हुई तो हम यहीं पर रुकेंगे, और अगर ये ऑप्शन ट्रू नहीं हुई तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक ट्री बनता है और फिर हम अपने डिसीजन को परफॉर्म करते करते एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, बहुत सारी रूट्स में से गुजर कर। ये भी हम जरूर करेंगे और हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये डिसीजन ट्री की समहाउ एडवांस फॉर्म है, जिसमें आपके पास ढेर सारे ट्रीज हैं, ताकि आप उस डेटा से मुतालिक मजीद बेहतर चॉइसेस ले सकें, मजीद बेहतर डिसीजंस परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद आप सबने सुनी भी होगी लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर आपने लीनियर और लॉजिस्टिक का नाम नहीं भी सुना तो रिग्रेशन का नाम तो सुना ही होगा। तो ये बड़ी ही खूबसूरत सी एक टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है के नियरेस्ट नेबर्स, और उसके बाद आती है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये सब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और मशीन लर्निंग से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जब आप मशीन लर्निंग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है प्रेडिक्टिंग ग्रेड्स, प्राइजेस, चर्न, और इवन इफ एन ईमेल इज स्पैम, ये सब कुछ मशीन लर्निंग में पता चलता है। मैं इन तमाम टर्म्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर एनालिसिस परफॉर्म करवाऊंगी। आपको ग्रेड से रिलेटेड तो अभी भी इस चैनल पर आपको एक ग्रेड एनालिसिस से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव किस्म की एक वीडियो मैंने अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन उसमें अभी प्रिडिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जो कि हम बहुत जल्दी इन्वॉल्व करेंगे। तो अब इसकी वन लाइन एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इसलिए है, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो चूंकि एक साइंटिफिक टॉपिक पर है, एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बात, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखूं, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट आपसे या मुझसे मिस नहीं हो जाए
और वो हमारे चूँकि कंटेंट को समझने में इम्पोर्टेंट है, तो लिहाज़ा वो हमेशा मौजूद रहना चाहिए। बेसिकली इन कंटेंट को या इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है, एक तो आपकी डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर तरीके से डेवलप होगी और दूसरी तरफ आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन बड़ी स्ट्रांगली हो जाएगी। यानी ये तमाम तर वीडियोज़ आपके लिए एक इंटरव्यू प्रिपरेशन सॉल्व्ड मटेरियल का काम करेंगी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप इंटरव्यूज में जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में आपसे कोई पूछता है, तो जस्ट इन 2 लाइन्स से आप उसे आंसर दे सकते हैं। व्हेन यू नो द आंसर, यानी जब आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों मौजूद हों, यानी आपके पास एक लेबल डेटा हो, तो इसका मतलब है कि आप सुपरवाइज्ड लर्निंग परफॉर्म करते हैं और सुपरवाइज्ड लर्निंग को परफॉर्म करने के लिए जो आप उस सिचुएशन में आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर, यहाँ पे से एंड लिखा है, बट ये या तो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म होता है या तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म होता है, लेकिन लिखने में ये इसी तरीके से दोनों टर्म्स इकट्ठी लिखी जाती हैं। इनमें बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है, ये हम बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद के नियरेस्ट नेबर्स एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो यहाँ पर अब इनकी एक वन लाइनर जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर एडेड है कि आपसे अगर इंटरव्यू में इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल वन लाइन में बता सकें कि आखिर इन वर्ड्स का, इन टर्म्स का, इन टूल्स का मतलब क्या है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग कोई टूल नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसे डेटा के बारे में बात है जिसमें आपके पास इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, यानी आपको पता हो कि इस पॉपुलेशन ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखे तो ये आउटपुट आया। और इसकी सबसे जो बड़ी मिसाल है हमारे पास, वो होती है स्पैम डिटेक्शन या फ्रॉड डिटेक्शन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिसीजन ट्रीज बेसिकली यस नो रूल्स पे काम करते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं जैसे ब्रांच टू ब्रांच, नोड टू नोड। फिर रैंडम फॉरेस्ट है हमारे पास, ये कंबाइन करते हैं बहुत सारे ट्रीज को ताकि एक स्मार्टर और मोर एक्यूरेट जो अप्रोच है यानी प्रिडिक्शन है वो बताई जा सके। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये सारे मॉडल्स हैं, ये सब मॉडल्स काम करते हैं आपको आने वाले टाइम के लिए उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रिडिक्शन देने में। तो लिहाजा इस चीज को आपने अच्छे से समझना है कि टूल्स क्या हैं, टर्म्स क्या हैं और टेक्निक क्या है, और हम किस चीज से जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और किस चीज से हम प्रिडिक्शंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रिडिक्ट करते हैं नंबर्स को, कैटेगरीज को। यहाँ नंबर्स और कैटेगरीज लिखने का मतलब ये था कि मेजरेबल और काउंटेबल दोनों तरह के डेटा अगर आपके पास मौजूद हों विद द नोन आउटपुट, तो आप वहाँ रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर भी और लॉजिस्टिक भी। ये एप्लीकेशन टोटल डिपेंड करती है आपकी डेटा टाइप पर। उसके बाद हमारे पास आता है के नियरेस्ट नेबर। ये बुनियादी तौर पर के नियरेस्ट नेबर टेक्निक या मॉडल्स हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में बाय चेकिंग व्हाट नियर बाय डेटा पॉइंट्स आर डूइंग, कि जो भी आपके इर्द गिर्द के डेटा पॉइंट्स हैं वो आपके जो प्रिडिक्शन है या जो आपके मॉडल में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, ये भी आपको बेस्ट बाउंड्री देती हैं टू सेपरेट डिफरेंट ग्रुप्स इन दी डेटा। तो इसकी हम कुछ यूज केसेस देख लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इस तरह का बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक रोजाना की बेसिस पर पहुंचता रहे। तो अब इसके यूज केसेस हम देख लेते हैं। यूज केसेस हैं जैसे हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं ग्रेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी टाइम एंड द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरह प्राइस फोरकास्टिंग है, लाइक हाउसिंग प्राइसेस और स्टॉक वैल्यूज।
फिर कस्टमर चर्न है, विल अ कस्टमर स्टे और लीव, कि कस्टमर जो है वो आपके साथ लॉयल रहेगा नहीं रहेगा। एंड देन अगेन स्पैम डिटेक्शन, एमोली डिटेक्शन एंड फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो जी अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनसुपरवाइज लर्निंग ये होती है कि जिसमें हमारे पास एक बिहेवियर तो होता है, लेकिन उस बिहेवियर की कोई लेबलिंग नहीं होती। यानी कि आपके पास बैंक से डेटा आ गया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि इस पर्सन के इस डेटा की बेसिस पर क्या इसने कोई फ्रॉड किया या ये कोई फ्रॉड कर सकता है। तो इस तरह का जो अनलेबल्ड यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप कोई लेबल ना दे सकें, तो उसमें आपको खुद से इनसाइट्स जो है वो फाइंड करनी पड़ती हैं। यानी आपको उस डेटा को मैक्सिमम एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो इस तरह का जो डेटा सेट है हमारे पास वो अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। यानी कि अगर हम इसे इंटरव्यू प्रिपरेशन से किसी को बताना चाहें तो वी डोंट नो द आंसर्स, तो इस तरह का डेटा जिसमें आपके पास आउटपुट्स नहीं हो, जो डेटा लेबल्ड नहीं हो, वो आपके पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है। और अगेन ये मशीन लर्निंग में एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपके पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग को ही आप में से दोनों में से एक को लाजमी आप इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरी फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, उसको बाद में देखते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनका नाम है सबसे पहले के मीन्स क्लस्टरिंग, और उसके बाद पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और उसके बाद टीएसएनई एंड यूमैप। अब ये तीनों चीजें क्या काम करती हैं इन्हें हम आगे डिटेल में देखते हैं। और इसकी जो मजीद आपके पास यूज केसेस हैं वो बनते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, यानी कि हम कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि कस्टमर्स हमें किस तरह का बिहेवियर देंगे। उसके बाद इमेज रिकॉग्निशन या इमेज कंप्रेशन और एनोमली डिटेक्शन, यानी अगर आपके पास एक डेटा आया है तो आप उससे कैसे असेस करेंगे कि ये वाला पर्सन आपको कोई फ्रॉड परफॉर्म करेगा या आपके साथ लॉयल रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग में इन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स के जरिए परफॉर्म की जाती हैं कॉमनली। चलें जी, अब इनकी एक हम वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग क्या करता है? ग्रुप कर देता है, जैसे के मीन्स कहा जा रहा है तो वो ग्रुप कर देता है सिमिलर आइटम्स को इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन शेयर्ड फीचर्स एंड कस्टमर्स विद सिमिलर बाइंग हैबिट्स। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले समझने की ये है कि जब आप किसी इंटरव्यू में मौजूद हों और आप ये कहें कि आपको स्टेटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के जो टर्म्स हैं उनका नॉलेज है, तो आपसे हमेशा 99% तक पूछा जाता है। कभी आपसे परफॉर्म करवा के नहीं देखा जाता, आपसे बस पूछा जाता है कि आप हमें ये बताइए कि के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि के मीन्स क्लस्टरिंग है बुनियादी तौर पर कि आप आइटम्स को ग्रुप कर दें सिमिलर कैटेगरीज में, यानी क्लस्टर्स बना दें उसके। और जो कस्टमर्स हैं जिनका एक जैसा बाइंग बिहेवियर है, जैसा कि मैं और मेरी बहन, मैं या मेरा भाई, मैं या मेरी कोई फ्रेंड, हम एक जैसा एप्टीट्यूड रखते हैं शॉपिंग के लिए। और फिर इसी तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये करता है कि ये बड़े बड़े डेटा सेट्स को श्रिंक कर देता है बाय कीपिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रिमूविंग द नॉइज। हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे पास जो डेटा सेट आता है वो हमारी हमारी जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। तो इस सिलसिले में पीसीए हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम जो हमारे लिए डेटा सेट इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ उसे रिटेन करें और बाकी जो डेटा सेट है हम उसको यूज ना करें। उसके बाद हमारे पास है TSNE and UMAP turns high dimensional data into 2D visuals to reveal patterns, clusters और groups। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है जिसे हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और आप लोग इस सारे एनालिसिस को और इस जर्नी को खूब ढेर सारा एंजॉय करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आपसे कोई
पूछेगा कि ये टर्म्स क्या होती हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मालूम होगा कि ये टर्म्स बेसिकली क्या हैं। और अगर अब हम इसका यूज़ केस देखें, कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब हमारे पास कस्टमर्स का डेटा आ गया। एक पर्सन एक मॉल में गया, उसने जो भी 15-20 आइटम्स खरीदी, वो मैं 20 तो बहुत कम कह रही हूँ, लेकिन जो भी उसने आइटम्स खरीदी, हमारे पास उसकी आइटम्स की लिस्ट आ गई, लेकिन उसका बिहेवियर क्या है? वो बिहेवियर को जब हम सेगमेंटाइज करते हैं कि हमारे पास किस किस बिहेवियर के लोग इस मॉल में शॉपिंग करने आए और हमें हमारे मॉल में किस तरह की आइटम्स को ज्यादा से ज्यादा जो है उनकी जो सप्लाई है उसे बेहतर बनाना चाहिए, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो खुश हो सकें। तो हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। ग्रुपिंग यूजर्स बेस्ड ऑन बिहेवियर फॉर टारगेटेड मार्केटिंग, यानी कि हमें इस तरह पता चलता है कि हमारी जो टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्या हमारे कस्टमर्स उसके मुताबिक आ रहे हैं। और हमें यहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, उसी तरीके की हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए कि आपका कस्टमर क्या चाह रहा है। एंड नेक्स्ट है इमेज कंप्रेशन, यानी रिड्यूसिंग इमेज साइज विदाउट लूजिंग की डिटेल्स, यानी कि जो इमेज में बिल्कुल आपकी अननेसेसरी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए, आप उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। एंड द मोस्ट 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 डिमांडिंग थिंग, अनोमली डिटेक्शन, यानी आप स्पॉट करना चाहते हैं आउटलायर्स को, अनयूजुअल बिहेवियर्स को, स्पैम्स को, फ्रॉड्स को, और तो आप ये इस्तेमाल करते हैं ये वाली टर्म्स। तो ये आपके पास कुछ यूज केसेस थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं अनकॉमन टूल्स की तरफ। तो अनकॉमन टूल्स लेकिन बहुत ही अमेजिंग टूल्स हैं हमारे पास, जो बहुत ही कम जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी हाई प्रोफाइल इंटरव्यू में जाएं और आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के तौर पर वहां पे काम करना चाहें, तो आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आता है क्वांटाइल रिग्रेशन, सर्वाइवल एनालिसिस, Bayesian model, Markov chains and hidden Markov models, Gaussian mixture model। और ये सब एडवांस्ड स्पाइसेस हैं इन अ शेफ्स किचन एंड यू डोंट यूज देम डेली बट दे कैन मेक मैजिक। ठीक है, तो आप इनको रोज तो इस्तेमाल नहीं करते, ये आपके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग एनालिसिस में हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। और अब इनकी ज़रूरत क्या होती है, अब हम उसे समझते हैं। जैसे कि क्वांटाइल रिग्रेशन है आपके पास, प्रिडिक्ट मीडियंस और परसेंटाइल्स नॉट जस्ट एवरेजेस, ग्रेट फॉर अनइवन डेटा। लेकिन देखें, अब अगर आपके पास एक अनइवन डेटा आ गया है, ठीक है, और आप वहां पर एवरेज से काम नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप मीडियंस या परसेंटाइल्स फाइंड करते हैं, और आप उसका जो आपका स्टडी वेरिएबल है उसके साथ आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक बिहेवियर स्टडी करते हैं। और इसको भी हम एनालिसिस में बड़ी डिटेल से देखेंगे। तो अभी तो मैं आपको एक वन लाइनर समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, एक रेडी टू यूज आपको एक टेम्पलेट देना चाह रही हूँ कि अगर आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपने उन्हें किस तरीके से बताना है अपने इंटरव्यू में। और अभी भी अगर किसी टर्म को एक्सप्लेन करने में किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी रह जाए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव सर्वाइवल, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि सर्वाइवल का वर्ड है इसमें, यानी कि इसमें हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़, यानी एस्टिमेट हाउ लॉन्ग अंटिल समथिंग हैपेंस लाइक कस्टमर चर्न और रिकवरी टाइम, यानी इसमें हम बेसिकली मुख्तलिफ जो डिजीजेज हैं उनसे जो पेशेंट्स हैं उनका सर्वाइवल रिकवरी टाइम के बेसिस पर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। और ये एक बिल्कुल अलग फील्ड है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेजियन मॉडल्स की, यानी बेजियन मॉडल्स बेसिकली अपडेट होते हैं, प्रिडिक्शंस एज न्यू इंफॉर्मेशन कम्स इन। और ये इनको आप डायनामिक मॉडल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेजियन मॉडल्स में ये खासियत है कि ये अपने आप को अपडेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपकमिंग न्यू इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद है मार्कोव चेन्स। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बता दूं
अभी मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बेजियन मॉडल्स और बेजियन स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप बेजियन मॉडल्स की ये वन लाइनर स्टेटमेंट दे दें तो मोस्टली ये सफिशेंट नहीं रहती, अनसेटिस्फाइड रहती है। लेकिन वहां पर आपको मैंने खासा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत हुई तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। And next we are going to discuss Markov chains and hidden Markov models. अब Markov chains और Markov models and Markov techniques ये क्या होती हैं? ये basically models का एक sequence है where the next step depends on the current one. Useful in language, games और behaviors ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और next we are going to discuss Gaussian mixture models. फाइंड करते हैं नेचुरल ग्रुपिंग्स इन डेटा बाय मिक्सिंग मल्टीपल बेल शेप्ड कर्व्स। बेसिकली ये बेल शेप्ड कर्व्स का एनालिसिस होता है, और ये अगेन हमारे पास बहुत कम इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स हैं, मॉडल्स हैं, लेकिन ये जब इस्तेमाल होते हैं तो ये अपना कमाल दिखाते हैं, यानी अपना मैजिक। तो अब यहाँ पर एक मैंने आपके लिए एक समरी टेबल डिजाइन किया है, जिसमें हम कैटेगरी वाइज हम अगर देखें तो हमने आज 5 कैटेगरीज को पढ़ा: डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, और उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं ये उन सब के नाम है, ठीक है। और उसमें कॉमन टूल्स और अनकॉमन टूल्स ये सारी उसकी एक क्लासिफिकेशन कर दी गई है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ मजीद जो हैं अनकॉमन टूल्स, उनका यहाँ पे अभी नहीं जिक्र किया गया। तो उसके लिए हम आपको मेरा पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और पार्ट 2 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अनकॉमन टूल्स क्या होते हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारे नाम हैं जो हमने अभी जो है मज़ीद डिस्कस करने हैं। तो आज हमने क्या सीखा? अ, ये हमने सीखा कॉमन एंड अनकॉमन स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या हैं, और ये किस तरह ज़रूरी है ईडीए में। और उसमें हमने जो चीज़ अभी देखी, हमने अनकॉमन का जो सेक्शन है वो बहुत ही कम यहाँ डिस्कस किया है, क्योंकि मोस्टली जो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं उनमें अगर ये 5 बातें भी आपको पता हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, और इसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम दोबारा से कॉमन और अनकॉमन को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी। और अब आखिर में एक फाइनल थॉट, फिर मैं आपको दी एंड का ये खूबसूरत सा दिखाऊंगी जो मैंने जुपिटर नोटबुक में HTML कमांड्स को यूज करके मार्कडाउन सेल्स की हेल्प से ही बनाया है। और ये सब भी मैं आपके लिए एक पूरा एक वो लेकर आऊंगी कि हम किस तरीके से जुपिटर नोटबुक में जो डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और इस तरह की खूबसूरत खूबसूरत लेआउट्स बना सकते हैं जिसमें मज़ेदार किस्म के इमोजेस हों और ये सब कुछ हो। प्लीज़ आप वीडियोस को एंड तक देखा करें, क्योंकि जब वीडियो के पहले 2, 3, 4 मिनट गुजर जाते हैं उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यानी जो भी वीडियो बनाने वाला होता है वो अपने जो कंटेंट है उसके पीक पर आ जाता है, यानी कंटेंट का क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स होता है। और प्लीज़ इसको आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंचे और आपकी लर्निंग का प्रोसेस रुके नहीं। तो फाइनल थॉट क्या है? डोंट फियर द स्टैट्स, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है बाय अंडरस्टैंडिंग द टूल्स। टूल्स की जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप स्टैट से डरते रहेंगे, और टूल्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही प्रोवाइड करना इस चैनल का काम है। मैं आपको अभी डायरेक्ट कोडिंग की तरफ नहीं लेके जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको इस फील्ड की समझ आए, क्योंकि जिन लोगों को प्रोसेस की समझ आ जाती है वो परफॉर्म ज़्यादा बेहतर करते हैं। और जो लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और उसे डायरेक्ट सॉल्व करने लग गए, उस चीज़ में चले जाते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत पीछे रह जाता है। और मेरा ख़्याल है यही मेरी चैनल की नीश है कि मैं आपको टूल्स की अंडरस्टैंडिंग, इस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग, टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग, सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डेटा को एनालाइज करना बताऊं। तो विद द टाइम यू विल नॉट जस्ट यूज देम, यू विल मास्टर देम। क्योंकि आप एक चीज़ को सिर्फ अगर इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप उसमें मास्टर नहीं बनते। जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आप उसमें मास्टर बनते हैं। और इसके लिए एक प्रॉपर गाइड, एक प्रॉपर मेंटोर, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है।
और मैं चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म से सीखें कि किस तरीके से आप इन टर्म्स से लगने वाले डर को दूर कर सकते हैं। Stay with me in this journey and we will grow together from basics to brilliance. If this helped, don't forget to save this notebook and share the spark. आपकी ये बहुत काम आएगी फॉर्मेटिंग की अंडरस्टैंडिंग। और अभी चूंकि आपको ये आती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ आ जाएगा कि इस तरह की फॉर्मेटिंग भी होती है और हम इसे किस तरीके से मजीद अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं जब हम खास तौर पर कोडिंग परफॉर्म करें, रिपोर्ट्स बनाएं और हम अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करना चाहें। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं और दी एंड, देखें कितना खूबसूरत सा दी एंड लिखा है। और इसके साथ ही मैं आप सबसे कहूँगी बाय।